नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो स्थानांतरण और पदस्थापना की मार्गदर्शिका आई है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, क्या उसमें ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि सरकार किन मामलों में चूक गई है, क्या ऐसे सुझाव हैं जो अभी भी इसी मार्गदर्शिका के अंदर इस मार्गदर्शिका को राहत प्रदान करने वाला बना सकती है। सभी को जानेंगे, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आइए देख लेते हैं स्थानांतरण और पदस्थापना मार्गदर्शिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये स्थानांतरण और पदस्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका है। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग के द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण एवं पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। क्या क्या इसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि यह स्वयं भरना है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करना होगा। इसके बाद इसकी एक प्रक्रिया बताई गई है कि ये प्रक्रिया क्या है। इस पे एक OTP जाएगा। जैसे ही आप टीचर ट्रांसफ़र का एक बटन है उसको क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को देने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC TRE 1-2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो आपके लिए यह ऐच्छिक स्थानांतरण की तरह है। तब यह आपके लिए स्वैच्छिक है कि क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। यदि हाँ तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके लिए अनिवार्यता नहीं है। लेकिन राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक अपने स्वयं टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। इस बात को देखिए कि सक्षमता पास जितने भी शिक्षक हैं उन्हीं के लिए यह जो स्थानांतरण है या पदस्थापना जिसे कहेंगे वह अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में भी वर्तमान पदस्थापना स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसको अनिवार्य बनाया गया है। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। इसका छठा पॉइंट कहता है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक BPSC TRE 1-2 के विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प के अंतर्गत जेंडर और मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही विकल्प का चयन करना होगा। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे खुलेगा। जेंडर में मेल फीमेल अदर्स और मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड का विकल्प खुलेगा और उसे आपको चयन करना है। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/24 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसमें, यानी कि जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जो दिव्यांग हैं, वैसे महिला शिक्षक हैं जिनके पति भी शिक्षक हैं या फिर किसी अन्य पद पर सरकारी रूप से कार्यरत हैं, इन सभी के बाद पुरुष शिक्षकों का क्रम आता है और यही प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक को एक जो 8वां पॉइंट है उसे देखिए। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त
मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना जो पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन के कार्यालय से निर्गत हो उसे अपलोड करना होगा। ये बातें हो गई प्रेफरेंस अगर आपको लेना है तो उसके लिए कौन से कागजात लगेंगे आपको। इसके बाद शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पे प्रविष्ट करना होगा। यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। अब ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 10वां जो अपना बिंदु है। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका हैं अथवा राज्य अथवा भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पे प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य सरकार भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी प्रकार का प्रेफरेंस चाहिए या किसी प्रकार का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप अपना ऊपर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगेगा। इसके अलावे जो 11वां विकल्प है, 11वां जो हमारा नोट है वो है विकल्पों से संबंधित कि शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। इस बात से एक हिंट ये जरूर मिलती है कि 7 विकल्प अन्य जो 3 विकल्पों में ही आपका काम हो जाना चाहिए और 7 अन्य विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। यानी कि 3 विकल्प ही केवल महत्वपूर्ण है और उन्हीं को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। आप जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी भी पंचायत, प्रखंड अथवा अनुमंडल में तो आप उसे ध्यान से भरें, क्योंकि इन्हीं 3 में आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपका कहाँ पे किस जगह पे योगदान सुनिश्चित किया गया है। अन्य 7 के लिए भी आप सावधानी जरूर रखें, लेकिन 3 के लिए विशेष सावधानी रखें। 3 विकल्प में रिक्त न रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें निकटतम जिला में पदस्थापना दिया जाएगा। तो आप 7 भर ही दीजिए, अनिवार्य नहीं है फिर भी, लेकिन 3 में काम हो जाना चाहिए, इसी के लिए यह बिंदु लिखा गया है। 12वां जो पॉइंट है, असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर ये सारा जो मामला है आपके प्रेफरेंस के लिए, तो आप 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत और नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यानी आपको पंचायत का चयन करना है 10, लेकिन इसके लिए यह क्लियर करना आवश्यक है कि किस जिले के किस अनुमंडल के कौन से प्रखंड में आपका पंचायत है। इसलिए आपसे इसी क्रम में वो प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो जिन्हें पंचायत और नगर पंचायत का भी चयन करना है वो लोग उसके जिला, अनुमंडल और प्रखंड का चयन करते हुए उस तक पहुंचेंगे। लेकिन इससे घबराना नहीं है, आपकी नियुक्ति या पदस्थापना या स्थानांतरण पंचायत और नगर निकाय के ऑप्शन के ऊपर ही की जाएगी। विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है। विकल्पों के ऊपर यह स्पष्ट रूप से निर्देश करती है यह मार्गदर्शिका, जिसमें 10-10 पंचायत का विकल्प देना है सभी जो हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आते हैं उन सभी लोगों के लिए। और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे नीचे आते हैं हमारे पूर्व शिक्षक साथी, और उन्हें अनुमंडल का विकल्प दिया जाना है और वो 10 अनुमंडल का विकल्प देंगे। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु जो निर्धारित विकल्प हैं वो दे सकते हैं। पूर्व शिक्षकों की बात करते हैं, ये 10-10 अनुमंडल का विकल्प देंगे। ये भी एक बात है कि एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षक निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प देंगे। अब आपके जिले में एक ही अनुमंडल है और उसके बाद आपको वो अनुमंडल मिलना नहीं है, तो आप बगल के जिलों से ही 10 अनुमंडलों का विकल्प देंगे।
स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों में किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। ये एक बहुत ही विकल्प बनाया गया है सुविधा के लिए कि आप सेव ड्राफ्ट करके निकल जाइए और बाद में जब आप उस पर फिर से क्लिक कीजिएगा तो आपके पुराने भरे हुए जितनी भी जानकारियां हैं वो उसमें रहेंगी। आगे देख लेते हैं। सबमिट बटन क्लिक कीजिए। जब एकदम ओके हो जाइए तो सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद पंजीकृत मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। यानी सबमिट करने के समय OTP द्वारा इसे वेरीफाई किया जाएगा और आपको यस नो में विकल्प पूछा जाएगा, आप उसका उत्तर देंगे। लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं 17वां पॉइंट वो सबमिट बटन हो गया। उसके बाद भी 18वें पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से सबमिट होने के उपरांत भी आपके पास दो विकल्प रहेंगे। एक है व्यू एप्लीकेशन और दूसरा है मॉडिफाई एप्लीकेशन। यानी आप अंत तक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट कर लिया जा सकता है और मॉडिफाई एप्लीकेशन जो है, मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। ये दोनों काम आप सबमिट के बाद भी कर सकते हैं। आप प्रिंट उसका निकाल सकते हैं और आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत दोबारा उसे सबमिट करना होगा, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से जैसे हमने पहली बार सबमिट किया था। अब देख लीजिए, शिक्षक शिक्षिका के स्थानांतरण द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको 7 से 22 तक ऑनलाइन आवेदन का समय दिया गया है। 7/11/2024 से 22/11/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो है पदस्थापना हेतु विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में। तो शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापना हेतु निर्धारित अधिमान्यता, जो भी उसमें हम बीमार, गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति देखते हैं, महिलाएं, और उसके बाद सबसे अंत में बेचारे पुरुष शिक्षक साथी, तो उसी क्रम में आपका पदस्थापना किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई के अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो रैंडमाइजेशन तो यहाँ भी होगा और जो भी रिक्ति रहेगी आपके प्रेफरेंस में ही, आपके द्वारा दिए गए विकल्प में ही जो रिक्ति रहेगी उससे आपका रैंडमाइजेशन ही करके आपको विद्यालय प्रदान किया जाएगा। आपने किसी पंचायत को दिया और पंचायत में इतनी रिक्तियां हैं और सभी विद्यालयों को एक साथ रखा जाएगा, और उसमें अगर आपको कहीं पे उसका रिक्ति है, जितनी भी रिक्तियां हैं उसके बीच आपको रैंडमाइजेशन के थ्रू ही आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाई के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। पहला विकल्प फर्स्ट चॉइस आपने दिया, फर्स्ट चॉइस नहीं मिला आपको तो आपको सेकंड चॉइस में भी रिक्ति नहीं मिली तो थर्ड चॉइस, और थर्ड चॉइस में भी नहीं मिली तो फोर्थ। ऐसा करते हुए यह क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता के क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हुआ। मान लीजिए आप 10 प्रेफरेंस दिए, 10 में कहीं नहीं हुआ आपको, तो उसके बाद उससे ऊपर की इकाई यानी आप पंचायत का 10 विकल्प दिए थे तो फिर उससे ऊपर जो प्रखंड है उसी प्रखंड में आपको दिया जाएगा। यदि प्रखंड में ना मिला तो अनुमंडल में, और अनुमंडल में ना मिला तो जिला के अंदर आपको दूसरा विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए और नहीं ही आएगी, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहेंगे। और ऐसा मार्गदर्शिका में कह के वो उन्होंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है।
उदाहरण दिया है कि दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता हो गई और इस कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाया। तो ऐसे में ऊपर की इकाई प्रखंड और उसके बाद की इकाइयों में क्रमशः उनको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। यानी जितने लोग आवेदन कर देंगे उन सब लोगों को विद्यालय आवंटन हो जाएगा, तभी यह प्रक्रिया रुकेगी। 22 तारीख तक जितने भी आवेदन जाएंगे उन सभी को विद्यालय आवंटन हो ही जाना है। अब आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। 3rd वीक और 4th वीक, दैट इज एंड ऑफ द मंथ, महीना खत्म हो जाएगा और आपको नए साल में नए विद्यालय में प्रवेश होगा। नए साल का तोहफा यह जरूर मिलेगा आपको। स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत शिक्षकों को का विद्यालय में योगदान, विभागीय संकल्प संख्या जो भी हमारा है 1729 दिनांक 7/10/24 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह, ये भी 1 से लेकर 7 तक, किसी भी सूरत में 1 से लेकर 7 जनवरी तक अपना आवंटित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। 1 से लेकर के 7 जनवरी ये वो फाइनल डेट है। जब तक ये इस मार्गदर्शिका में हम लोग को स्पष्ट किया गया है कि यही वो फाइनल डेट है जब आपको योगदान कर लेना है। सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। तो एक अलग वेतन भी प्राप्त होगा विशिष्ट शिक्षकों को, और इसका क्या जो स्ट्रक्चर होगा ये अभी हम लोग के सामने नहीं है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर होगा यह भी देखने को मिलेगा, और वो कितना निर्धारित किया जाता है ये भी एक सरप्राइज होगा नए साल में। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आइए देखेंगे कि क्या होता है। अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसी जो अभी तक 10 अनुमंडल का विकल्प आपने दिया पुरुष शिक्षकों के लिए, तो उनके लिए भी इसमें कोई प्रबंध अभी किया जा सकता है। अनुमंडल एक बड़ी इकाई है। आइए देखते हैं क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे कि अभी भी इसी शिक्षक साथी के लिए जो मार्गदर्शिका बनी है स्थानांतरण की, उसी में राहत प्रदान किया जा सकता है। सरकार ऐसे बहुत सारे काम कर सकती है जिससे कि इसमें राहत हो। जैसे शैक्षणिक अनुमंडल वाली एक जो बात थी, सरकार ने खुद ही वो बात बाहर लाई थी कि शैक्षणिक अनुमंडल का निर्माण किया जाएगा। अभी जो वर्तमान अनुमंडल जो प्रशासनिक इकाई है वो 2-2, 3-3 और 4-4 प्रखंडों को मिला के बनाई गई है। तो 4 प्रखंड या 5 प्रखंड जो हैं ये काफ़ी अधिक हैं, इनसे बाहर ये बहुत दूरी बढ़ जाती है इसके बाद। तो आप शैक्षणिक अनुमंडल का निर्माण करने की बात कर रहे थे तो उसको आप कर सकते हैं। 3 अनुमंडल बराबर 10 प्रखंड, ये एक कैलकुलेशन, मतलब आप 3 विकल्प मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 आप करें या ना करें ये अनिवार्य नहीं है। तो आप 10 प्रखंड भी दे सकते थे कि आप 10 प्रखंड का विकल्प दीजिए, और आप ये जानते हैं कि 3 अनुमंडलों में आपका हो जाएगा। तो 3 अनुमंडल में 3-3 अगर हम लोग जानें कि एक अनुमंडल में 3-3 प्रखंड हैं, तो ऐसा करते हुए या 4 प्रखंड हैं तो 10 प्रखंड हो जाएंगे। तो 10 प्रखंड अगर आप दे देते तो वो बात बराबर हो जाती, और उसके बाद के विकल्पों के लिए चयन करने का कोई फॉर्मूला नहीं रहता। तो 3 अनुमंडल जो शुरू के प्रेफरेंस होंगे और जिनमें आपने भी माना है कि इन्हीं में आपका काम हो जाएगा, तो वो 10 प्रखंड कर देते आप तो वो हो जाता, और सिर्फ गृह प्रखंड और जो नियोजन इकाई की जो प्रखंड थी उसको आप छोड़ देते तो बाकी अगल बगल के काफ़ी सारे प्रखंड इसके लिए सही हो जाते और वो दूरी ज़्यादा नहीं पड़ती। अनुमंडलों की इकाई बहुत बड़ी है और ऐसे में गृह प्रखंड और विद्यालय का प्रखंड ये दोनों भी समाप्त हो जाते हैं, और अनुमंडल समाप्त होने से अगल बगल के भी 2-4 प्रखंड समाप्त हो जाते हैं ऑप्शन में। उसके बाद है अनुमंडलों के अंदर प्रखंड का प्रेफरेंस। यदि कोई अनुमंडल दे दिया गया तो उसके अंदर कौन सा प्रखंड मिलेगा इसका प्रेफरेंस भी आप ले लेते। यदि आप पंचायत का मांग रहे हैं विकल्प, तो पंचायत को अनुमंडल प्रखंड होते हुए आप ले जा रहे हैं पंचायत तक कि आप इसको होते हुए वहाँ तक आइए। तो जब आप अनुमंडल का विकल्प मांग रहे हैं तो उसमें भी आगे बढ़ के एक कदम और 3 प्रखंडों का
1 2 3 का क्रम मांग लेते, या 4 प्रखंड हैं तो उन चारों का क्रम भी हमसे सजवाने के लिए मांग लेते। फिर अनुमंडल के अंदर नगर निकाय का प्रेफरेंस, अनुमंडल के अंदर नगर निकाय हैं और उसके बाद प्रखंड भी हैं और प्रखंड के अंदर पंचायत भी होंगे। तो इन सभी का एक प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो एक कदम आगे बढ़ के यदि आप मांग लेते तो जिन्हें आशा है कि उन्हें अच्छे अंक आए हैं और वो अच्छे नगर निकायों में काम करने के योग्य हैं, ऐसी भी बात एक बार पूर्व में विभाग द्वारा ही हो चुकी है, तो इसको भी आप प्रेफरेंस में रख सकते थे। और परमानेंट एड्रेस से दूरी के अनुसार प्रेफरेंस ठीक है दूसरे अनुमंडल में, लेकिन अनुमंडल का विस्तार वो 20 से लेके 60 किलोमीटर तक है, तो उस अनुमंडल में आप उसके छोर तक जाएंगे कि शुरू के जो हमारे प्रखंड के विद्यालय हैं उसमें देंगे। तो परमानेंट एड्रेस से दूरी के अनुसार जो प्रेफरेंस है इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर में आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आज भी यही मार्गदर्शिका भी काफ़ी फेवरेबल बन जाएगी और आगे शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से सुझाव है, सुझाव को मानना न मानना सरकार के ऊपर है, लेकिन ऐसा करने से यह मार्गदर्शिका सरल हो जा सकती थी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे जब इसको भरने की प्रक्रिया ई शिक्षा कोर्स पे शुरू होगी तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।